अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद शहबाज फ्रॉम पेडागोजिया स्कूल एंड कॉलेज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिजिक्स का पेपर जो कि आज हुआ है एनुअल एग्जामिनेशन 2024। तो सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इज। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पर हमारे पास टेबल नहीं है, बुक ऑन टेबल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कौन सा बनता है, फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल को जब हम लोग रोल डाउन करते हैं तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज नहीं होता। तो इट्स मीन दैट फुटबॉल इज अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो सेकंड एमसीक्यूज पे चलते हैं। दैट इज व्हिच इज द मोस्ट सूटेबल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द डेप्थ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब की डेप्थ अगर हमने मेजर करनी है तो डेप्थ मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है दैट इज वर्नियर कैलिपर। मीटर रॉड से भी जो है एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं की जा सकती, इसकी गेज से भी नहीं, और मेजरिंग टेप से भी डेप्थ जो है वो फाइंड आउट नहीं की जा सकती। सो वर्नियर कैलिपर इज द करेक्ट आंसर। So MCQ number 3 is a ball is thrown straight up. What is its acceleration at the top of its path? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स काफी गलती कर जाते हैं कि जी यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा। वहाँ एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, बल्कि वेलोसिटी जो है वो जीरो होती है, क्योंकि टॉप पे जो है हमें पता है कि वहां पर जाके बहुत कम टाइम के लिए जो है वो स्टॉप होती है और फिर डाउनवर्ड मूव करती है। अब ये सारी की सारी मोशन हो रही होती है अंडर ग्रेविटी, तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें सिक्यूज नंबर 4 की, दैट इज 1 न्यूटन इक्वल्स टू व्हाट। तो अब यहाँ पर भी कोई रट्टे वाली बात नहीं है। 1 न्यूटन बेसिकली क्या है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ द फोर्स। सो हमारे पास जो है वो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। सो F इक्वल्स टू एम ए। मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखें तो न्यूटन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। नंबर 5 पे हमारे पास इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स डबल द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर हम बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एम मास वी स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, दैट इज रेडियस। तो यहाँ पर अगर हम इंक्रीज करें वेलोसिटी, उसने कहा कि वेलोसिटी डबल करनी है, तो इट्स मीन दैट एफ सी प्राइम विल बिकम एम, मैथ वही रहेगा, वेलोसिटी की जगह आपने लिख देना है 2b, और 2v का यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय आर। तो 2 का अगर हम लोग स्क्वायर लेंगे तो दैट विल बिकम 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। 4 को अगर हम स्टार्ट में लिख दें तो 4mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्या है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इट्स मीन दैट यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो चेंज हुई है, वो हमारे पास कितने इन 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। So move to the next MCQs, that is a temperature of a substance is equal to। तो अब अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी वो हमें ये कहती है कि जी आपके पास जो भी टेम्परेचर होता है आपके पास, वो किस चीज पे डिपेंडेंट होता है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर 7 इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ हीट इज। अब यहाँ पर डल ब्लैक सरफेस ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि ये बेस्ट बेस्ट ऑब्जॉर्बर है, कलर्ड भी नहीं है। अब व्हाइट और शाइनी में जो है वो काफी स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब चूंकि व्हाइट भी एक अच्छा रिफ्लेक्टर है, लेकिन बेस्ट नहीं है एज कंपेयर टू सिल्वर, शाइनी सिल्वर सर्फेस, क्योंकि शाइनी सिल्वर सर्फेस में इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि ये बहुत ही बेस्ट जो है वो रिफ्लेक्टर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज शाइनी सिल्वर सर्फेस। द नेक्स्ट वन इज डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो इसका आंसर सिंपल था, Archimedes प्रिंसिपल। नंबर 9 इज 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। अब यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी किलो वाट है तो इट्स मीन दैट यहाँ पर जो है वो पावर का यूनिट होगा। हालांकि आपके आगे वैसे बुक के अंदर भी हमारे पास मौजूद है, आगे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आज के पेपर में आया हुआ है कि 1 किलोवाट आवर जो है वो इक्वल्स टू आपने प्रूफ करना है 3.6 मेगा जाउल के। तो जाउल जो है मेगा तो प्रीफिक्स है, तो मेगा आपके पास क्या है, मेगा इज द यूनिट ऑफ द एनर्जी। सो इट्स मीन दैट ये आपके पास किलोवाट आवर जो है वो यूनिट ऑफ एनर्जी है। सो मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यूज।
नंबर 11 पे चलते हैं। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस कर रही है, तो इट्स मीन दैट यहाँ पर आपके पास F इज इक्वल टू 10 न्यूटन है। अब चूंकि यहाँ पर आपके पास है ही अलोंग एक्स एक्सिस, कोई एंगल नहीं बन रहा, तो इट्स मीन दैट जितनी अलोंग हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है वही अलोंग एक्स एक्सिस हो गई। यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 0 होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 10 न्यूटन। The last one is the SI unit of measuring temperature, and that is Kelvin. So move to the subjective part, that is the short question. So first short question is, what are base quantities? Construct a table showing any four base quantities along their units. सबसे पहले अगर हम बात करें बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी बेसिस पे हम लोग अदर क्वांटिटीज को जो है वो डिराइव करते हैं। तो उसके बाद टेबल में आप लोगों ने जो है वो कुछ वैल्यूज बता देनी थी, जैसे लेंथ, मास, टाइम, यूनिट हो गया, उनके सिंबल्स, और साथ में आपने उनके यूनिट्स बताने थे, जैसे टाइम का सेकंड होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, एंड अप टू सो ऑन। सो इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है और में, दैट इज हाउ डज हीट ट्रांसफर अकर थ्रू द विंडोज एंड वेंट्स एट ऑफ अ रूम। तो इसमें आपने बेसिकली दो प्रोसेस के थ्रू जो है वो हीट हमारी जो है वो ट्रांसफर होती है, जो कि कंडक्शन और कन्वेक्शन है, उसको थोड़ा बहुत एलेबोरेट कर देना था। तो नंबर सेकंड पे जो हमारा एमसीक्यू है, दैट इज एक्सप्रेस 300 माइक्रो एम्प्स इन मिली एम्पेयर्स। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो 300 माइक्रो एम्प्स को आपने मिलीमीटर्स एंड किलोमीटर्स में करना है। सो इट्स मीन दैट, सो यहां पर देखें 300 माइक्रो एम्प्स, तो माइक्रो क्या होता है, 10 रेज टू पावर -6 होता है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा मीटर में। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं मिलीमीटर्स के अंदर। तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, 10 रेज टू पावर -6 को आप लिखते हैं 10 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3। तो फर्स्ट वन आपके, ये जो आपके पास है 10 रेज पावर -3, तो ये आ जाएगा मिली। सो 300 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मिलीमीटर। तो ये आपके पास जो है 300 माइक्रो मीटर जो है वो कन्वर्ट हो गया मिलीमीटर्स में। वैसे आप इसको साइंटिफिक नोटेशन से सिंपल नोटेशन में भी लिख सकते हैं, जो कि आपके पास 0.3 मिलीमीटर बन जाएगा। और इसी तरह से अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स के अंदर, तो दोबारा से हम लोग वही लिख लेते हैं, दैट इज 300 माइक्रोमीटर, एंड माइक्रो इज 300 माइक्रो इज 10 पावर -6। अच्छा, अब आपने इसको किलो में कन्वर्ट करना है, तो किलो हमारे पास क्या होता है, किलो इज 10 पावर 3 होता है। तो आपने इसको सिंपली क्या कर देना है, 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर देना है प्लस के 3 से, और 10 पावर 3 से आपने डिवाइड भी कर देना है। और ये ऑलरेडी माइक्रो वाला जो 10 पावर -6 है वो एज इट इज आएगा। तो उसके बाद 300 10 पावर 3 जो न्यूमिनेटर में है वो आपके पास बन जाएगा किलो, और डिनोमिनेटर वाले को जब हम न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा 10 पावर -3, और साथ में 10 पावर -6 जो ऑलरेडी माइक्रो वाला है, और ये 10 की पावर 3 जो है ये आपका बन जाएगा किलो, और आगे हमारे पास मीटर ऑलरेडी मौजूद है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बन जाएगा फिर 300 इंटू 10 पावर -6 किलोमीटर। या आपके पास आंसर, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.0। तो 2 डेसिमल प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया डेसिमल पॉइंट को, तो इसकी पावर जो है वो +2 हो जाएगी। तो +2 एंड -9 जो है वो -7 हो जाएगी, 10 to the power -7 किलोमीटर। सो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट द माइक्रोमीटर इनटू किलोमीटर्स। सो द नेक्स्ट इसका जो हमारे पास है, दैट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड को आपने कन्वर्ट करना था, या मीन आपने प्रूफ करके देना है -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो -40 फ़ारेनहाइट के इक्वल होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर देखिए, हम लोग देखिए फार्मूला जो हमारे पास होता है, जो कि फार्मूला शीट में भी आप लोगों को गिवन है, दैट इज TF मीन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 1.8 multiplied by temperature in degree centigrade plus 32। तो अब यहाँ पर देखें कि अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर पुट कर देता हूँ TC, दैट इज -40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आ जाएगा 1.8 TC आ जाएगा -40
plus 32. So 1.8 minus 40, that will be minus 72 and plus 32. तो इसको अगर आप करें तो ये आपके पास बन जाता है माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से आप जो है वो प्रूव करके दे सकते हैं कि यस माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। So the third question is differentiate between rotatory motion and circular motion. सिंपल आपने इसको डिफाइन कर देना था रोटेटरी मोशन को कि जी ऐसी मोशन जो कि अलोंग एक एक्सिस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा होती है कोई बॉडी, तो वो रोटेटरी मोशन में है। सर्कुलर मोशन में किसी एक सेंटर के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। और इसमें आपने कोई एग्जांपल दे देनी है, जैसे व्हील जो है वो मूव करता है वो रोटेटरी मोशन हो जाएगी। और इसी तरह से एक स्टोन को अगर हम लोग थ्रेड से जो है वो टाई कर दें और उसको मूव करवाएं तो वो आपके पास एक सर्कुलर मोशन बनती है। और इसी का जो और का ऑप्शन है दैट इज व्हाट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन वेदर इफ द बारोमीटर शोज इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इट्स मीन दैट यहाँ पर अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा तो वहां पर मीन वेदर में क्या चेंजेस आएंगे। तो अगर सिंपली देखा जाए तो प्रेशर के इंक्रीज होने से प्रेशर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे अगर हम लोग देखें हाई एल्टीट्यूड्स जैसे जहाँ माउंटेन्स वगैरह होती हैं वहाँ प्रेशर जो है कम होता है तो वहाँ पर जो वेदर है एज कम्पेयर टू कूल्ड होता है। सो इट्स मीन दैट अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। So move to the next question, that is question number 4. In case of a fall, how a helmet protects the motorcyclist? Explain in context of F is equal to delta P divided by delta T. तो बेसिकली यहाँ पर देखें जैसे फॉल डाउन होता है तो उस पर चूंकि फोर्स लगती है। तो अब यहाँ पर हेलमेट का काम बेसिकली ये होता है जो कि उसने कहा है कि इस सेंस में आपने बताना है कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के केस में किस तरह से जो है वो उसको सेव रखता है। तो यहाँ बेसिकली कॉन्टेक्ट टाइम जो है हेलमेट आपका क्या कहता है कॉन्टेक्ट टाइम को इंक्रीज कर देता है। कॉन्टेक्ट टाइम इंक्रीज करने का मतलब कि जी आपके पास क्योंकि वो लिटिल बिट वहाँ फोम वगैरह होती है तो वो कंप्रेस हो जाती है। तो कॉन्टेक्ट टाइम बढ़ने से डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब फिर उस पर जो फोर्स वगैरह लगेगी उस पर हेड पे वो कम होगी तो इंजरी इस तरह से कम होगी। और इसी तरह से अगर इसका नेक्स्ट और ऑप्शन की बात करें दैट इज प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज 3.6 मेगाजाउल। अब 1 किलोवाट आवर यहाँ पर देखें कि किलो हमारे पास कितना होता है 10⁻³ मीन वही 1000 एंड वॉट हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। आर को हम लोग सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं दैट इज 3600 सेकंड्स। और ये आपके पास क्या है साथ में वॉट जो कि ऑलरेडी मौजूद है। तो 1 into 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600 वाट सेकेंड। तो ये हमारे पास बन जाएगा 36 1 2 3 4 5 वाट सेकेंड। तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 3.6 इंटू 10⁻⁴ क्योंकि 6 डेसिमल प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया डेसिमल पॉइंट को 10⁻⁶ वाट सेकंड बेसिकली जाउल होता है जाउल के इक्वल। सो 3.6 एंड 10⁻⁶ होता है हमारे पास मेगा। सो इन दिस वे यू कैन प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज 3.6 मेगा जाउल। So if we move to the next question, that is state the conditions of the equilibrium and also state conditions of equilibrium and also give their mathematical forms। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों दे देनी है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कि जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं उन सब का सम जो है जीरो होना चाहिए। और इस तरह समेशन एफ इज इक्वल टू ए मैथमेटिकल फॉर्म में इसका आ जाएगा समेशन एफ इज इक्वल टू जीरो। जितनी भी फोर्सेज हैं चाहे वो लॉन्ग एक्स एक्सिस हैं चाहे वो लॉन्ग वाई एक्सिस है उन सब का सम जीरो होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज the sum of all torques acting on a body should be equal to zero। तो उसको भी डिफाइन कर देना था और साथ में आपने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म देनी थी। नहीं सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी जो है आपने इस तरह से लिख देनी थी। सो द नेक्स्ट इसका जो और ऑप्शन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 2000 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अब सबसे पहले तो इसमें जो आपको हाइट दी हुई है आपने उसको कन्वर्ट करना था इसके अंदर मीटर्स के अंदर बिकॉज किलोमीटर इज नॉट द ऐसा यूनिट। सो ये हमारे पास बन जाएगा 2000 किलो हो जाएगा 10⁻³ मीटर। तो इसको आप चाहे तो साइंटिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं या अगर साइंटिफिक फॉर्म में नहीं लिखना तो आप सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं दिस इज द एज।
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फॉर्मूला शीट के अंदर आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है जी ऑफ एच, आपने फाइंड आउट करना था जी ऑफ एच, दैट इज इक्वल टू जी एम ई, जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम ई द मास ऑफ अर्थ, डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। यहाँ पर जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6.673 टेन पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये भी आपको गिवन थी। मास ऑफ अर्थ जो है वो हमारे पास 6.0 टेन पावर 24 किलोग्राम होता है। और यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी जो है गिवन है 6.4 टेन पावर 6 मीटर्स। यहाँ सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और गेट द आंसर। और साथ में आपने ये करना है कि आंसर में आपने यूनिट मस्ट देना होता है, बिकॉज यहाँ पर ये आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यूनिट मस्ट आपने ऐड करना होता है। So a screw gauge, next part 6 is a screw gauge has the smallest division on the main scale is 0.5 millimeter and circular scale has 100 divisions. तो यहाँ पर नेक्स्ट आपके फॉर्मूला शीट में जो है वो फॉर्मूला भी गिवन है कि जी जो लीस्ट काउंट होता है वो हमारे पास होता है द पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच यहाँ पर जो कि जो 0.5 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट डिवीजन है, तो यही हमारे पास जो है वो पिच होगी इसकी। और इसके जो लीस्ट काउंट निकालेंगे 0.5 mm डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो इस इन दिस वे यू कैन फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्क्रू गेज। सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि इसके और ऑप्शन है। A force is acting on a body making an angle of 30 degree with x-axis. The vertical components of force is 25 Newton. Find the force. अब यहाँ पर उसने आपको एक तो थीटा दे दिया, मीन थीटा इज 30 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ वाई होता है। एफ ऑफ वाई यहाँ पर गिवन है, दैट इज 25 न्यूटन। अब फॉर्मूला शीट में भी ये गिवन है कि एफ ऑफ वाई जो है वो हमारे पास होता है एफ साइन थीटा के। यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है एफ की वैल्यू, सो एफ विल बी इक्वल टू एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय साइन थीटा। एफ ऑफ वाई की वैल्यू गिवन है 25 है, एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा की वैल्यू भी हमें गिवन है, दैट इज 30 डिग्री। ये वैल्यूज आप पुट करेंगे एंड सिंपली गेट द आंसर। और लेकिन वही वाली बात कि आपने यहाँ पर भी इसका यूनिट जो है वो मस्ट आपने ऐड करना होगा। So move to the next question, number 7. Calculate the mass of Earth by using the law of gravitation. तो law of gravitation को यूज करते हुए आपने mass of Earth निकालना था, कंपेयर करके आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो लेट्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा हुआ है, उसका वेट जो है W इज इक्वल टू mg हो जाएगा। और इस तरह से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो उस पर लगेगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन G इज इक्वल टू me जो कि मास ऑफ अर्थ है डिवाइड बाय आर स्क्वायर, उसको कंपेयर करके वहां से मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला निकलना था, और बाकी सिंपली वैल्यूज ऐड करके इसका आंसर आप निकाल लेंगे। द नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में आपके पास क्या है, हम सिंपली लिटिल बिट जो है उसको टिल्ट करें तो वो अपनी पोजीशन जो है उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो जाती है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो आपके पास अगर आप उसको लिटिल बिट डिस्प्लेस करें तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो वापस आ जाता है। So move to the next part, that is number 8. How much energy can be obtained from 20 gram of uranium? अब यहाँ पर mass आपको दिया हुआ है, the mass is 20 gram. Mass is equal to 20 ग्राम। सबसे पहले तो हम लोग मास को जो है किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। सो सिंपली डिवाइड इट बाय 1000 एंड इट विल बी इन किलोग्राम, जो कि हमारे पास बन जाएगा 0.02 किलोग्राम। तो ये आपके पास मास आ जाएगा। अब चूंकि उसने कहा कि जी इतने मास से यूरेनियम से हम एनर्जी कितनी जो है वो एलाबोरेट कर सकते हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc²। यहाँ पर m आपके पास ये मास आ जाएगा, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मास यहाँ पर है 0.02 किलोग्राम, एंड मल्टीप्लाई बाय c इज 3.0 × 10⁸ और यहाँ पर होल का लेंगे स्क्वायर। तो पहले आप स्क्वायर लेंगे और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और एंड पे जो है वो आप जो आंसर देंगे उसके साथ आप यूनिट लिख देंगे जाउल, बिकॉज द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जाउल। सो इसका जो हमारे पास और का ऑप्शन है उसमें है हमारे पास
why is the outer edge of the road kept higher on circular turn। तो ये बेसिकली वही आपके पास जो बैंकिंग ऑफ रोड होता है उसी को जो है उसने कह दिया कि आउटर एज को जो है हम लोग हायर क्यों रखते हैं। तो बेसिकली क्योंकि वैसे मूव करने के लिए उसको फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो अब जब शॉर्ट एज आपके पास टर्न होगा तो उसमें स्पीड ज्यादा होने की वजह से वहां पर स्किडिंग के चांसेस हैं। सो इट्स मीन दैट वहां पर वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एनफ नहीं होती, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को जो है वो उसको रिक्वायर्ड होती है, जो कि हम लोग फिर गेन कर सकते हैं बाय द बैंकिंग ऑफ रोड। नंबर 9 पे है स्टेट हुक्स लॉ ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म इलास्टिक लिमिट। तो हुक्स लॉ आपको सिंपली यही बताते हैं कि जी आप जैसे जैसे रेट इंक्रीज करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई इंक्रीज करते हैं, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो एक्सटेंशन है सॉरी, वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। तो जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है आपके पास है एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो के आपका यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, माइनस इंडिकेट करता है कि ये फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और इस तरह से इलास्टिक लिमिट क्या होती है, वो लिमिट होती है कि जिस लिमिट तक आप फोर्स अप्लाई करें, लेकिन जैसे ही आप उस फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। सो इट्स मीन दैट दैट इज इट्स इलास्टिक लिमिट। अगर आप उससे बियॉन्ड फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फिर आपका जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन और है डिफरेंशिएट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन शोज दीज क्वांटिटीज ग्राफिकली। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन कब होता है कि जब वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही होती है, बिकॉज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो अगर यहाँ पर आपके पास वी एफ ग्रेटर होगा, वी आई लेसर होगा, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। टाइम तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है। सो फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन द वेलोसिटी शुड बी इंक्रीजिंग, एंड फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन उसके लिए आपके पास जो है वो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग वेलोसिटी होनी चाहिए व्हेन वीएफ इज लेसर एज कंपेयर टू वीएफ। तो इसका आंसर जो है वो माइनस में आएगा। सो इन दिस वे द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। और इस तरह अगर ग्राफिकली भी अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जब दोनों सेम होती हैं तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जब अपोजिट में होगा तो माइनस में आ जाएगा। So the number 10 short question is briefly explain that the gravitational force are consistent with Newton's third law of motion। अब चूंकि हमें ये पता है कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है हमें वो ये बताता है कि अगर टू बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास जो है वो m2 है, तो दोनों जो है वो एक दूसरे को फोर्स के साथ, कौन सी फोर्स के साथ, F इज इक्वल टू जी m1 m2 इन इस फोर्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इस फोर्स के साथ दोनों एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। सो इट्स मीन दैट कि जो हमारे पास m1 है वो m2 पे फोर्स लगाएगी जो कि इस डायरेक्शन में होगा, जिसको हम लोग लेट्स सपोज नाम दे देते हैं f2m का। और इसी तरह से आपके पास जो m2 है वो फोर्स लगाएगी m1 पर, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा और उसी मैग्नीट्यूड का होगा, जो जिसको फिर हम लोग नाम दे देते हैं F12 का। अब चूंकि अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो ये दोनों फोर्सेस चूंकि F इज इक्वल टू जी m1 m2 इससे आएगा, तो इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पर देखें कि डायरेक्शन जो है वो दोनों की अपोजिट है। सो इट्स मीन दैट न्यूटन थर्ड लॉ भी हमें यही कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन है। अगर m1 m2 को अट्रैक्ट कर रही है तो इसी तरह से m2 भी उतनी ही फोर्स के साथ m1 को अट्रैक्ट करेगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। So in this you can explain the gravitational force consistent with the Newton's third law of motion. So अगर हम लोग इसके नेक्स्ट और ऑप्शन की बात करें, vernier calipers और screw gauge, which instrument gives more precise instrument? Obviously वही instrument जो है वो more precise होगा जिसका जो है वो least count सबसे कम होगा। least count में वो वैल्यू आपके पास वैल्यू होती है जो कम से कम मेजर की जा सकती है किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए। चूंकि हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट इससे कम होता है। वर्नियर कैलिपर का 0.05 mm है और स्क्रू गेज का 0.01, जो कि एज कंपेयर टू स्क्रू गेज लेसर है। सो इट्स मीन दैट द स्क्रू गेज विल बी द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्रिसाइज मेजरमेंट्स। सो what is meant by radiation and its factors। अब रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन आपके पास ये भी एक फिनोमेना है जिसके थ्रू जो है वो हीट फ्रॉम वन हॉट बॉडी टू कूल बॉडी जो है वो ट्रैवल करती है।
अब बेसिकली रेडिएशन क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी प्रोपगेशन के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। फैक्टर्स कौन कौन सी हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो रेडिएशन एमिट करता है, जो कि अब आप सिंपल कहेंगे अगर एक आयरन का पीस ले रहे हैं तो वो भी रेडिएशन एमिट कर रहा होता है, लेकिन आप कहेंगे वो तो हमें नजर नहीं आता, तो वो आप विजिबल रीजन में ही नहीं है, दैट्स वाई उसका अगर टेम्परेचर हम लोग चेंज करें, जैसे फॉर एग्जांपल उसको हम लोग हीट अप करते हैं तो वो आपको रेड जो है वो नजर आने लगता है। तो अब इसका मतलब वो रेड क्यों नजर आ रहा है कि अब वो जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो इतनी उस वेवलेंथ की कर रहा है जो कि रेड कलर होता है, तो दैट्स व्हाई मीन इन सिंपल यू कैन से दैट कि जी वो फिर आपके पास जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर जिस तरह से चेंज होगा और उसी तरह से आपके पास जो है वो इसकी वैल्यूज चेंज होंगी। तो इसका ऑप्शन जो और ऑप्शन है, व्हाट इज मेंट बाय द मूवमेंट ऑफ फोर्स मीन सिंपली टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट, जब किसी फोर्स अप्लाई की जाती है तो बॉडी में जो है वो अगर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो तो दैट इज नोन एज टॉर्क। और टॉर्क हमारे पास होता है सिर्फ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर हमारे पास मोमेंट आर्म होता है और एफ हमारे पास यहाँ पर फोर्स होती है। और इसी तरह से टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपने बता देना है। उसके बाद है ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स। तो ऑब्वियसली अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करेगा, उसके बाद जो है वो डिपेंड करेगा कि मोमेंट आर्म क्या है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पॉइंट ऑफ एक्शन और एक्सेस ऑफ रोटेशन के दरमियान। और अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ आर क्रॉस एफ बेसिकली होता है आर एफ साइन थीटा के, तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा कि वो मूवमेंट आर्म के साथ क्या डायरेक्शन बना रही है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पर टॉर्क जो है वो डिपेंड करेगा। जी, तो चलते हैं हम लोग सेक्शन सी की तरफ जो कि हमारे पास लॉन्ग है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिराइव एस इज इक्वल टू वी आई टी। मीन सिंपली यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपने स्पीड टाइम ग्राफ से जो है वो डिराइव कर देने थी, जो कि आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो हमें टोटल डिस्टेंस देता है। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू जो स्पीड टाइम ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं उसमें फिर हम लोग पूरी शेप को डिवाइड कर देते हैं टू टाइप्स के अंदर, एक रेक्टेंगल बन जाती है एक ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों को ऐड करके हम लोग सिंपली यहाँ पर जो है वो कह देंगे। थोड़ा बहुत आपने एक्सप्लेनेशन भी बतानी है कि लेट्स सपोज कोई एक बॉडी है जो कि इनिशियल स्पीड वी आई से मूव कर रही है और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ए, और बॉडी जो है वो फिर ऑब्वियसली उसकी स्पीड इंक्रीज होगी आफ्टर टाइम टी, जो है उसकी स्पीड भी एफ हो जाती है और एक्सेलरेशन वहां पर ए है, फिर उसके बाद ग्राफ ड्रा करके उसको आपने लिटिल बिट एलेबोरेट कर देना था। सो इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है बी, व्हाट इज मेंट बाय द रेट ऑफ फ्लो मीन थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पर आपने जो है वो एक्सप्लेन करनी थी कि मीन कोई किसी मटेरियल में किस तरह से जो है वो कितना वो अलाउ करता है कितना स्पीडीली जो है उसमें से हीट ट्रांसफर हो जाए, मीन क्यू डिवाइडेड बाय टी दैट इज हीट फ्लो। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक तो टेम्परेचर डिफरेंस वाला फैक्टर आपने यहाँ पे लिखना था, उसके अलावा जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और लेंथ के भी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना लेंथ ज्यादा होगी रेट हेट फ्लो जो है वो उतना कम होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस उसको आपने जो है वो मैथमेटिकली जो है लिटिल बिट सॉल्व कर देना था। So move to the question number 4. What is meant by the forms kinetic energy and potential energy? काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक, और पोजीशन की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को डिफाइन करना था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच वो लिखना था। दोनों जो है वो स्केलर क्वांटिटीज हैं और दोनों के यूनिट्स जो है वो जाओल है, ये भी आपने साथ में बस बता देना था। और उसके बाद जो है वो आपने प्रूफ कर देना है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। और ऑप्शन में है एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स इन डिटेल। अब चूंकि जब इस लिक्विड्स को हीट अप किया जाता है तो वो एक्सपैंड होते हैं, कितना एक्सपैंड होते हैं उसको जो है यहाँ पर आपने सिंपली एलाबोरेट कर देना था। द क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन दैट लिक्विड्स एक्सर्ट्स प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच वाला फॉर्मूला जो है वो हम लोगों ने डिराइव करना था। एक पॉइंट जो है उसको हम लोग फॉर एग्जांपल इमर्स कर दें किसी एक लिक्विड में, तो अब उस पर जो फोर्स लगती है वो ऑब्वियसली वही होती है जो कि उसके ऊपर मास होता है फ्लूइड का जो उसके ऊपर आ रहा होता है, तो उसको हम लोग लेके फॉर्मूला जो है P इज इक्वल टू रो जी डिराइव कर लेते हैं। तो इसके और ऑप्शन में एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma वाला के मीन आप जब फोर्स अप्लाई करते हैं जो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होता है तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के, तो उसको फिर आगे आपने जो है वो लिटिल बिट डिराइव कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि सिंपली आपने फॉर्मूला ऐड अप करना था और आपके पास जो है इसका आंसर आ जाना था।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।